हेलो दोस्तों, मैं नीरज राय पुनः आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। संविधान में दोस्तों पीछे हम क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और संविधान के निर्माण तक पढ़े हैं। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा उद्देशिका है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और अनेक परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर उद्देशिका को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कभी भी प्रश्न इससे हमारा गलत नहीं होगा। मेरा कुछ सुझाव है, इसको कैसे हमको पढ़ना है वैसे ही हम पढ़ेंगे। अगर इस प्रकार से पढ़ लेते हैं तो फिर प्रश्न इससे बाहर नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, 4 पार्ट में हमने उद्देशिका को आपके सामने वो किया है कि कैसे इसको पढ़ना है दोस्तों। पहले पार्ट में उद्देशिका की ऐतिहासिकता, ठीक है, और उद्देशिका का मतलब, ये पहले पार्ट में हमको पढ़ना है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे मैंने इसको 4 पार्टों में बांट दिया है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो पहले पार्ट में इसकी ऐतिहासिकता हो जाएगी और इसके मतलब पे जो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे पार्ट में जो हो जाएगा कि उद्देशिका के विषय में विभिन्न विद्वानों ने जो अपनी टिप्पणी की है या जो अपना मत दिया है वो पूछा जाता है। ठीक है, तीसरे पार्ट में सीधे उद्देशिका पे जो प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, सीधे उद्देशिका से जो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और चौथे पार्ट में उद्देशिका की शब्दावली की जो व्याख्या है उस पे जो प्रश्न बनते हैं। ये 4 सेक्टर हैं। अगर चारों को क्रम से आप पढ़ लेते हैं तो फिर प्रश्न हमसे बाहर नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें जो उद्देशिका की शब्दावली है, जैसे समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, गणराज्य है, ठीक है, लोकतंत्र है, इसका मतलब क्या है, तो ये चौथे पार्ट में हो जाएगा। तो पहले आज 3 पार्ट को पढ़ते हैं, चौथे पार्ट को कल पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेकर चलते हैं उद्देशिका के विषय में। दोस्तों, आपको पहले भी मैं बताया हूं कि दुनिया का पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का संविधान है और अमेरिका के संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का प्रावधान हमें मिलता है और वहीं से दुनिया के अन्य देशों ने अपनाया, वहीं से भारत ने भी अपनाया। तो उद्देशिका या प्रस्तावना का प्रावधान किस देश के संविधान में मिलता है? अमेरिका के, और वहीं से दुनिया के अन्य देशों ने अपनाया और भारत ने भी अपनाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अमेरिका के संविधान की उद्देशिका है वही भारत के संविधान की उद्देशिका है, ये मतलब नहीं है। उद्देशिका का एक विचार कि हमारे संविधान में उद्देशिका होना चाहिए, तो वो विचार दुनिया के अन्य देशों ने अपनाया, उनकी अपनी अपनी सबकी उद्देशिका है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे संविधान की उद्देशिका है क्या। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और उसी दिन संविधान सभा एक प्रतिज्ञा करती है कि भारत को एक संविधान देने का। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही थोड़े परिवर्तन के साथ हमारे संविधान की उद्देशिका बनी है। बिल्कुल स्पष्ट बात कि हमारे संविधान की उद्देशिका क्या है अगर पूछे तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही थोड़े परिवर्तन के बाद हमारे संविधान की उद्देशिका बनी। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि उद्देशिका का मतलब क्या है। ठीक है, आपको, हमको, सबको ये पता है कि हमारे जो संविधान का निर्माण है दोस्तों, वो स्वतंत्रता से पहले चालू होता है और स्वतंत्रता के बाद जाकर के समाप्त होता है। और इस संविधान सभा में जितने मेंबर थे, सदस्य थे, वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल थे, बहुत करीब से भारत की स्थिति को देखे थे। ठीक है, तो हमारा जो संविधान बना, जो उद्देशिका बनी, उसका एक प्रभाव है कि भारत के लोगों की जो स्थिति है उसमें सुधार कैसे हो, जो जो परेशानियां भारतीयों ने उठाया है वो दूर कैसे हो, ऐसे विनियम और नियम कैसे शामिल किया जाए कि ये जितनी समस्याएं हैं इसको दूर किया जा सके। ठीक है, तो वो संविधान की रचना हुई। लेकिन पूरे संविधान का जो सार तत्व है वो करना क्या चाहते हैं, संविधान निर्माताओं का आशय क्या है, ये किसमें डाला गया? उद्देशिका में डाला गया। ठीक है, अगर कोई जानना चाहे कि जो संविधान सभा में संविधान निर्माता हमारे संविधान का निर्माण कर रहे थे वो क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है, अगर उद्देशिका को पढ़ ले तो सीधे सीधे पता चल जाएगा। ठीक, तो आते हैं इस पे। संविधान निर्माताओं के आशय को जानने का महत्वपूर्ण आधार है ये जो उद्देशिका है हमारे संविधान की, या प्रस्तावना है या आमुख है, ठीक है, ये संविधान निर्माताओं के आशय को जानने का सबसे बड़ा आधार है। ठीक है दोस्तों, इसमें संविधान के आदर्शों और मूल्यों को पिरोया गया है। उद्देशिका तो है बहुत छोटी, लेकिन इसमें हमारे संविधान का जो आदर्श है, जो उसके मूल्य है, उसको इसमें पिरोया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारी उद्देशिका में। अब आगे बढ़ते हैं इसके विषय में, थोड़ा अन्य चीज जानने का प्रयास करते हैं।
उद्देशिका के विषय में अन्य क्या क्या बातें हमारे सामने आती हैं? सबका मतलब एक ही होगा, लेकिन चूंकि कई बातें हमारे सामने आती हैं तो उन सभी बातों पे प्रश्न बनता है। ठीक है, चलते हैं आगे। उद्देशिका को हमारी संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, कुंजी कहा गया है, आभूषण कहा गया है, दर्शन कहा गया है, सार तत्व कहा गया है। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र कहा गया है, दिशा सूचक यंत्र की भांति, दिशा सूचक यंत्र की भांति काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हैं, सबका मतलब एक ही है, सब जाकर के वही मिलेंगे। चीजें अलग भले लिखी जा रही हैं लेकिन सबका मतलब एक ही है। ठीक है, उद्देशिका हमारे संविधान की आत्मा है। ठीक है, मतलब बिना आत्मा के शरीर का कोई, अगर संविधान शरीर है तो आत्मा के बिना शरीर का कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब आप समझ गए होंगे कि उद्देशिका का संविधान में क्या महत्व है। संविधान की कुंजी है, अगर पूरे संविधान को कोई जानना चाहता है तो ये की है संविधान का। ठीक है, संविधान का आभूषण है, संविधान का दर्शन है ये। ठीक है, संविधान का सार तत्व है, जो उतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का संविधान है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका जो सार तत्व है बड़े छोटे में दिया गया है। ये किसमें है? उद्देशिका में है। दिशा सूचक यंत्र की भांति है। उद्देशिका ऐसा एक यंत्र है, दिशा सूचक, जो पूरे संविधान का मार्गदर्शन करती है। ठीक है दोस्तों, पूरे संविधान का जो कुछ उद्देशिका में लिखा गया है, अगर पूरे संविधान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बाहर संविधान हमारा नहीं है। वो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लेकिन उद्देशिका में सबको एक मतलब संक्षेप में समाहित कर दिया गया है, सारी बातों को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे संविधान की उद्देशिका और इसका ये मतलब है। ठीक है, अब आते हैं एक बात पे, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है, कुंजी भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर सीधे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है तो उत्तर हो जाएगा उद्देशिका। अगर आप पेपर दे रहे हैं और सीधा प्रश्न आ जाए कि हमारे संविधान की आत्मा क्या है तो उत्तर हो जाएगा उद्देशिका। लेकिन यदि नाम लगाकर पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब हो जाएगा अनुच्छेद 32, मूल अधिकार का अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचार कहते हैं। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है। ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है तो हमारी उद्देशिका हो जाएगी, प्रस्तावना या आमुख जो भी कहें। ठीक है, लेकिन पूछे कि अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तब अनुच्छेद 32 हो जाएगा या संवैधानिक उपचार हो जाएगा। ठीक है, ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये दो नाम अलग से याद रखिएगा कि अगर ऑस्टिन का नाम आ जाए तो नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा हो जाएगी, अंबेडकर जी का नाम आ जाए तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, और यदि सीधे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है तो हमारी उद्देशिका हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है दोस्तों, आगे और स्पष्ट होगा लोगों की टिप्पणियों के ऊपर। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक अवसरों पे उद्देशिका के महत्व और इसकी उपयोगिता को बताया है। ठीक है, आप एक चीज जानते होंगे दोस्तों कि हमारे संविधान का व्याख्याता कौन है, संरक्षक कौन है, अभिभावक कौन है? उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, संविधान का व्याख्याता, अभिभावक और संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। तो अनेक अवसरों पे इस उद्देशिका के विषय में उच्चतम न्यायालय ने बताया है इसके महत्व और इसकी उपयोगिता को। ठीक है, हालांकि यह स्पष्ट किया उच्चतम न्यायालय ने कि जो उद्देशिका है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, किंतु एक लिखित संविधान में वे उद्देश्य लेखबद्ध होते हैं जिनकी स्थापना और संप्रवर्तन के लिए संविधान की रचना होती है। एक लिखित संविधान में उसकी उद्देशिका में वे उद्देश्य लेखबद्ध होते हैं जिनकी स्थापना और संप्रवर्तन के लिए किसकी? संविधान की रचना होती है। ठीक है दोस्तों, तो उद्देशिका में कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जो लेखबद्ध होते हैं और इन्हीं की स्थापना और इन्हीं के संप्रवर्तन के लिए क्या होती है? पूरे संविधान की रचना होती है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये हो गई संविधान की ऐतिहासिकता और इसकी उद्देशिका की ऐतिहासिकता और इसके मतलब की चीज जो है वो हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरे पार्ट में हम अनेक विद्वानों के मत को जानेंगे कि अनेक विद्वानों ने इसके विषय में क्या कहा है। जैसे जैसे प्रश्न पूछा जाता है हमारे पढ़ने का तरीका वही होना चाहिए।
पढ़ने का तरीका बिल्कुल प्रश्न के हिसाब से होना चाहिए। जैसे दोस्तों एक चीज़ अभी आपको हम बता दें कि आप उद्देशिका में जितनी शब्दावली आप पढ़ते हैं उन शब्दावलियों पे दिन भर चर्चा की जा सकती है। चूंकि हमारे मेंस का विषय पहले दर्शन शास्त्र रहा है दोस्तों, अब हमने इतिहास रख लिया है, तो दर्शन में आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता समानता, तो 10 पेज आपको मिल जाएगा वर्णन करने के लिए। लेकिन हमारे संविधान की एक हद है, हम अपने हिसाब से इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संविधान का जो व्याख्याता है, जो निर्वचन करता है, वो माननीय उच्चतम न्यायालय है। अब हम समाजवादी शब्द का जो यूनिवर्सल मतलब है उससे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। समाजवादी शब्द का भारत के परिप्रेक्ष्य में जो वर्णन है केवल वही कर सकते हैं। ठीक है, जो समाजवादी शब्द का मतलब एक यूनिवर्सल है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिश्रित समाजवाद को अपनाया गया है, तो एक अलग परिभाषा हमारे यहाँ हो जाएगी। ठीक है, समाजवाद की परिभाषा जो हमारे संविधान में है वो अलग हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमको, इसलिए उसकी व्याख्याएं बहुत सीमित हैं, बहुत सीमित हैं। और आप आईएएस से लेकर के एसएससी से लेकर के पीसीएस से लेकर के जितनी प्रादेशिक परीक्षाएं होती हैं उसमें उसकी शब्दावली से प्रश्न देख लीजिएगा, उसकी सीमा से बाहर जाकर के कभी भी प्रश्न नहीं बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ग्रिप है, हमारी जो पकड़ है वो विषय के मूल पे होनी चाहिए। ठीक है, और हम मूल पे यदि नहीं पकड़ेंगे, ज्यादा विषयांतर हो जाएंगे तो हमसे सवाल गलत होते हैं। तो हम वैसे ही चलेंगे जैसे इसके प्रश्न बनते हैं। तो पहला ये खत्म हो गया, दूसरा आ जाते हैं विद्वानों के विचार पे। ठीक है, कितने विद्वानों ने इस उद्देशिका पे टिप्पणी की है? पंडित ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद। अल्लादी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। ठीक है, K.M. मुंशी, K.M. मुंशी। अर्नेस्ट बारकर, अर्नेस्ट बारकर। ठीक है, न्यायाधीश M. हिदायतुल्लाह। ठीक है, सुभाष कश्यप। ठीक है, अब आते हैं लोगों के विचारों को, जानते हैं कि इस पे लोगों ने विचार क्या प्रकट किया है। ठीक है दोस्तों, पंडित ठाकुरदास भार्गव संविधान सभा के एक मेंबर थे, एक सदस्य थे। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कही है, बहुत ही बेहतरीन बात कही है उद्देशिका के विषय में। इन्होंने कहा कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका है वो सबसे, संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ये संविधान का आभूषण है, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, और यह उचित स्थान है जहां कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के पूरे संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि जो हमारी उद्देशिका है संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है। यह संविधान का वह उचित स्थान है जहां कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के पूरे संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इनका कथन है। तो देखिए, इन्होंने भी संविधान की उद्देशिका को आत्मा कहा है और कुंजी कहा है। ये नाम याद रखिएगा, ये एक सदस्य थे संविधान सभा के और ये भी आत्मा और कुंजी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारतीवाद एक आया है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो हमारी उद्देशिका के विषय में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो हमारे संविधान का ढांचा है, जो हमारा संविधान है, उद्देशिका के बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। हमारे संविधान का प्रसाद, जो महल है हमारे संविधान का, उद्देशिका के बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इन तत्वों में से एक भी तत्व को हम हटा देंगे तो पूरा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वो नहीं रह जाएगा बल्कि अपनी पहचान और व्यक्तित्व को ही खो देगा। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय उद्देशिका के विषय में किसमें है? केशवानंद भारतीवाद में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो हमारे संविधान का प्रसाद है वो उद्देशिका के बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से एक भी तत्व को हम हटा देंगे तो पूरा ढांचा ही ढह जाएगा,
और हमारा संविधान वह नहीं रह जाएगा, बल्कि अपनी पहचान और अपने व्यक्तित्व को ही खो देगा। इसीलिए यह प्रश्न आता है कि मूल ढांचे की बात किसमें की जाती है, तब आप उत्तर लगाते हैं केशवानंद भारती बनाम के। ये पूरा सेंटेंस उच्चतम न्यायालय का कथन है, किसके विषय में, उद्देशिका के विषय में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो ये भी संविधान सभा के एक मेंबर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और प्रारूप समिति के भी ये सदस्य थे। इन्होंने कहा कि जो उद्देशिका है हमारे संविधान की, ये दीर्घकालिक सपनों का विचार है। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। ठीक है, N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि भारत के जो संविधान की उद्देशिका है, ये प्रख्यात न्यायविद थे N.A. पालकीवाला। इन्होंने कहा कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, ये संविधान का परिचय पत्र है। तो परिचय पत्र किसने कहा है, N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, ये क्लियर हो गया। K.M. मुंशी ने कहा कि जो हमारा संप्रभु गणराज्य है, इसकी जन्म कुंडली है, उद्देशिका जो है भारत के जो संप्रभु गणराज्य है उसकी जन्म कुंडली है, राजनीतिक जन्मपत्री कहा इन्होंने क्या कहा, राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, किसने जन्म कुंडली या राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, K.M. मुंशी ने। ठीक है, ये बात। प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर, ये तो इतने प्रभावित थे भारत के संविधान की उद्देशिका से, ठीक है, कि इन्होंने अपनी जब पुस्तक लिखना चालू किया, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, उसके प्रारंभ में ही भारत के संविधान की उद्देशिका का वर्णन किया है। इन्होंने टिप्पणी इस पे क्या की कि इस पुस्तक, मतलब भारत के संविधान, इस पुस्तक के जितने भी तर्क हैं उद्देशिका में संक्षेप रूप में समाहित हैं। अर्नेस्ट बार्कर की टिप्पणी है कि इस पुस्तक के जितने भी तर्क हैं, मतलब हमारे संविधान की पुस्तक में जितने भी तर्क हैं, वो उद्देशिका में संक्षेप रूप में समाहित हैं, और यह जो उद्देशिका है इस पुस्तक में कुंजी की भांति है, मतलब कुंजी नोट इन्होंने कहा है। ठीक है, ये अर्नेस्ट बार्कर अपनी पुस्तक में प्रारंभ में ही भारत के संविधान की उद्देशिका का वर्णन किया है, इतना अधिक इनसे प्रभावित थे। ठीक है, न्यायाधीश M. हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि उद्देशिका भारत के संविधान की आत्मा है। दोस्तों, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो आत्मा देखिए इन्होंने भी कहा है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, और न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह ने भी कहा है कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। ठीक है दोस्तों, सुभाष कश्यप ने कहा है, बहुत अच्छी टिप्पणी सुभाष कश्यप जी ने किया है। ठीक है, इनकी पुस्तक भी संविधान पे आती है। इन्होंने कहा कि अगर संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, अगर उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका है। ये कितनी अच्छी टिप्पणी सुभाष कश्यप साहब की है। ये संविधान पे इनकी पुस्तक भी है, हमारी संसद करके आप पढ़े होंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि यदि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, यदि उद्देशिका आधार है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका है। ठीक है, तो ये लोगों की टिप्पणियां हैं। अब जो आप पीछे लिखे और इन लोगों की टिप्पणियां देख लिए, जो इन्होंने उद्देशिका के विषय में कहा है, वही तो बात निकल करके सामने आई दोस्तों, उससे अलग कुछ नहीं आई। ठीक है, ये M. हिदायतुल्लाह के विषय में 2 मिनट आपसे हम बात करना चाहेंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है, और ये एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। M. हिदायतुल्लाह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कौन सी घटना हुई जिससे एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। अनुच्छेद एक 65 है दोस्तों, एक 62 है। ठीक है, अनुच्छेद 65 में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाए, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दें, या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या महाभियोग द्वारा उन्हें हटा दिया जाए, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और जिस समय वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, सारे अधिकार जो राष्ट्रपति हैं उसमें समाहित होंगे, वेतन भत्ते, मतलब सब कुछ जो राष्ट्रपति का अधिकार है वो उपराष्ट्रपति को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यदि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, डॉक्टर जो जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के हैं, आप जानते हैं, ये पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई और अनुच्छेद 65 क्रियाशील हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन।
और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं और पद पे रहते हुए इनकी पहली मृत्यु भी हुई है। ठीक है, पद पे रहते हुए 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन की, ठीक है, और फखरुद्दीन अली अहमद की। इन 2 लोगों की मृत्यु हुई है पद पे रहते हुए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। अब ये 65 क्रियाशील हो गया दोस्तों कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएगा। और बीबी गिरी उस समय भारत के क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, तो वे कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए। ये बिल्कुल एकदम सिस्टम से चल रहा है। लेकिन एक अनुच्छेद 62 है, यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। अब जब ये 65 वाला क्रियाशील हो गया तो 62 वाला भी क्रियाशील हो गया कि अब 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा हो गई और बीबी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे करके, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे करके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गए। अब दोनों पद खाली हो गए, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया और राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। अब क्या होगा? तब एक अनुच्छेद 70 हमारे संविधान में है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का जो वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, उसके लिए संसद प्रावधान कर सकती है। तब यहां फिर संसद ने क्या किया कि 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया और कहा गया कि यदि राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति हो जाती है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है पद पे, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए। ये एक मतलब घटना थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मूल टॉपिक पे। तो ये लोगों के कथन हो गए। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद कि उद्देशिका पे कितने वाद आए हैं। उद्देशिका पे जो वाद हैं उसको क्लियर करते हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूंकि मैंने उद्देशिका भी यहाँ नहीं लिखा, आपको एक बार बता दे रहे हैं। कारण क्या है कि यहां भी लिख देंगे तो कुछ चीजें आपको समझा नहीं पाएंगे। उद्देशिका एक बार आपको बता दें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमारे संविधान की उद्देशिका क्या है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अपनी इस संविधान सभा में एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की उद्देशिका है। लेकिन ये कब की है दोस्तों? ये जो उद्देशिका है ये 1976 की है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अपनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है, तब उद्देशिका में 3 शब्द नहीं होते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को। तो अगर 1976 से पहले पूछे कि भारत के संविधान की उद्देशिका का स्वरूप क्या है, 75 तक यदि आपसे पूछे तो इसमें 3 शब्द नहीं रहेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 1976 में जोड़े जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रमुख वाद पे, जो इस पे वाद आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। मदन गोपाल वाद, ठीक है, बेरुबाड़ीवाद, केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडियावाद, ठीक है, LIC ऑफ इंडियावाद, LIC ऑफ इंडिया, ठीक है, LIC ऑफ इंडिया। अब ये देखें कि विभिन्न वादों में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। ये वाद क्या है? ठीक है, मदन गोपाल वाद में कहा गया कि उद्देशिका जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। एक चीज अभी जान लीजिएगा कि जो उद्देशिका है वो गैर न्याय योग्य है।
मतलब इसके आधार पे कोई न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता है और न तो न्यायालय में प्रवर्तनीय है। तो उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये बात किसमें कही गई? मदन गोपाल वाद में की गई है। ठीक है, अगर पूछ दे कि किस वाद में कहा गया है कि उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो मदन गोपाल वाद में। जैसे निदेशक तत्वों के विषय में कहा गया है, देखिए दो चीजें याद रखिएगा। पूछता है ना कि मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है कि नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं है, तो आप लगाते हैं यस। ठीक है, और वही जब नीति निर्देशक तत्वों के विषय में पूछता है कि क्या ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, क्या न्यायालय में वाद योग्य है, तो आप लगाते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये शासन के लिए मूलभूत आधार है, इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 37 में कहा गया है। तो ये जो उद्देशिका है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात पहली बार किस वाद में कही? मदन गोपाल वाद में कही। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बेरुवाड़ी वाद आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1960 में ये बेरुवाड़ी वाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई। ठीक है, इसमें कहा गया, अब एक चीज थोड़ा सा पीछे चलेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, तब ये बात ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। मैंने कहा कि इसमें समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, अखंडता, ठीक है, अखंडता, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। हमारे उद्देशिका में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और अनुच्छेद जो हमारे संविधान का भाग 20 है, जिसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। भाई 22 भाग हैं संविधान में, और किसी भी भाग में संसद को अधिकार है संशोधन करने का, कुछ शर्तें हैं, उसके अनुसार वो संशोधन कर सकती है। जब बेरुवाड़ी वाद आया तो कहा गया इसमें कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, और जब भाग नहीं है तो संशोधन कैसे होगा? ठीक है, तो इसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया कि जहां संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में अस्पष्टता होगी, वहां पर उद्देशिका का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात उद्देशिका संविधान की कुंजी है। यह प्रश्न पूछा गया है कि किस वाद में कहा गया है? बेरुवाड़ी वाद में। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं कि किस वाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? बेरुवाड़ी वाद में। ठीक है, और किसमें कहा गया है कि उद्देशिका संविधान की कुंजी है? तो बेरुवाड़ी वाद। कई जगह कहा गया है, उसके साथ इसे भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि उद्देशिका संविधान की कुंजी है, क्योंकि इसमें जो बात कही गई दोस्तों, देखिए मैंने कहा कि सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय ने वो बात नहीं कही, लेकिन जो बात उच्चतम न्यायालय ने कही उसका मतलब यही था कि जहां तक संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में अस्पष्टता है, वहां हम उद्देशिका का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात वो समझने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? उद्देशिका का। तो उद्देशिका क्या हो गई? संविधान की कुंजी हो गई। बेरुवाड़ी वाद के तहत तो दो मामला इसके तहत आपके सामने आ गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, बेरुवाड़ी वाद, और उद्देशिका संविधान की कुंजी है, ये भी हो जाएगा बेरुवाड़ी वाद। ठीक है, 1960। बात स्पष्ट हो गई दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। केशवानंद भारतीवाद बहुत महत्वपूर्ण है। केशवानंद, और सबसे बड़ी खंडपीठ भी बनी है इस पे। केशवानंद भारतीवाद, इस वाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। वही निर्णय मैं पीछे आपको पढ़ा हूं कि जो हमारा संविधान का प्रसाद है वो उद्देशिका के बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। अगर इनमें से एक भी तत्व को हटा दिया जाएगा तो पूरा ढांचा ही ढह जाएगा, संविधान अपनी पहचान और अपना व्यक्तित्व ही खो देगा। ठीक है, तो इसमें कहा तो गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, और जब भाग कह दिया गया तो संशोधन हो सकता है, लेकिन इसमें एक निर्देश दिया गया कि इसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो मूल ढांचे की बात पहली बार किस वाद में आती है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। और इसमें यह भी कहा गया है इसी वाद में कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह किस वाद में बात कही जा रही है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में भी
उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है, और LIC ऑफ इंडियावाद में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। ये तीनों वाद में संविधान में उद्देशिका को भाग माना गया है। जान लीजिएगा किस किस में, केशवानंद भारती, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडियावाद में, ठीक है, LIC ऑफ इंडियावाद में, इन तीनों वादों में उद्देशिका को कहा गया है कि संविधान का भाग है। ये जान लीजिएगा, जिसमें से बम्बई बनाम ये पूछा जा चुका है, केशवानंद भारती, अभी LIC ऑफ इंडिया वाला नहीं पूछा गया है, लेकिन इसमें भी उद्देशिका को संविधान का भाग कहा गया है, कभी भी आ सकता है प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मूल ढांचे पे एक चीज और कहना चाहेंगे। SR बम्बई बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो पंथ निरपेक्षता है यह भी संविधान का मूल ढांचा है, उद्देशिका का मूल ढांचा है। ठीक है, SR बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो पंथ निरपेक्षता है ये भी मूल ढांचा है। ठीक है, मतलब मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किस वाद में पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा घोषित किया गया है। SR बम्बई बनाम भारत संघ वाद में पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब आगे ये लोगों के कथन क्लियर हो गए, ठीक है, इस पे वाद क्लियर हो गए, उसका मतलब क्लियर हो गया। अब आगे जो है उद्देशिका की शब्दावली और उद्देशिका के विषय में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अगला चैप्टर आगे रहेगा। ठीक है, यदि मेरा क्लास पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। धन्यवाद।